है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक बार नई सीरीज लेके फिर से, और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद हम इसमें सब्जेक्टिव भी ऐड करेंगे और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी और हिंदी इंग्लिश भी हम ऐड करेंगे। तो अभी आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन, और हिस्ट्री का तीनों बुक हम कवर करेंगे। तो पहले कवर करेंगे एंशिएंट, फिर करेंगे मिडिवल, फिर करेंगे मॉडर्न। तो इसमें हिस्ट्री का हम तीनों बुक कवर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं एंशिएंट का कवर करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा ये वीडियो आप देख लेंगे तो इससे मतलब सारा ही क्वेश्चन आपका कवर हो जाने वाला है। तो आप इसको नोट भी करते चलिएगा, साथ में नोट डाउन कॉपी पेन पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है ईंट और मनके तथा अस्थियां। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सब कर लेते हैं। इसका तो 2 पार्ट में आएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपका 60-70 क्वेश्चन लगभग होगा। तो इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो मतलब ये चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। और आज शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को शिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? मांडा था, लोथल था, या मोहनजोदड़ो था, या आलमगीरपुर था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था वो लोथल था। और लोथल कहाँ था? तो लोथल गुजरात में था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ था? तो गुजरात में था। लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। आप सभी लोग याद रखिएगा जरूर जरूर, या आप नोट डाउन भी करिएगा तो आप ब्रैकेट में देके या तो गोला मार के आप इसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में। और लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से, बिहार से, ईरान से, या अफगानिस्तान से? तो सिंधु सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में जो तांबा प्राप्त होता था वो राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता था। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो खेतरी से या राजस्थान से। खेतरी भी ऑप्शन रह सकता है और राजस्थान भी, आप ध्यान रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान के खेतरी स्थान से। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान से। आप ध्यान रखिएगा, खेतरी भी ऑप्शन में कभी कभी दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या आलमगीरपुर से? तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो विशाल अन्नागार जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। आप ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, या आलमगीरपुर से मिले हैं, या सुतकोतरा से मिले हैं? इनमें से कोई नहीं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर लेते ही चलिएगा मेरे साथ ही। और आप इसको दोबारा भी देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन याद हो जाने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये होते नहीं हैं। आप लोग भी पहले से भी ऑफलाइन वगैरह में पढ़ रखा होगा, या तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की जो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं वो सुतकोतरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुतकोतरा से मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोतरा से मिले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? तो सिंधुवासी जो थे वो किस धातु के व्यापार नहीं करते थे? तो सिंधु सभ्यता के समय में लोहा का मतलब खोज नहीं हुआ था। तो लोहा उस समय था ही नहीं। तो सिंधुवासी की धातु का व्यापार नहीं करते थे, तो लोहा का व्यापार नहीं करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? तो
माफ़ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लग गया है। तो लोहा सिंधुवासी की धातु का व्यापार नहीं करते थे, तो लोहा का व्यापार नहीं करते। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधुवासी की धातु का व्यापार नहीं करते थे, लोहा, उस समय लोहा नहीं था, बाकी कांसा और सोना और तांबा ये सब भी था। तो सिंधुवासी की धातु का व्यापार नहीं करते थे, तो लोहा का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? यानी सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्तियां हैं, या धातु के समान है, या मुहर है, या मनके है? तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरातत्व है वो है मुहर। आप ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो है वो है मुहर। और मुहर किस चीज़ के बने होते थे? तो मुहर सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुहर किस चीज़ के बने होते थे? तो सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो किया था राखालदास बनर्जी ने। आपने ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यानी हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा या रंगपुर या रोपड़ या लोथल। तो हल से जुते हुए जो खेतों के साक्ष्य मिले हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा के मतलब क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। तो आप ध्यान इसको भी रखिएगा। और हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड पाई गई है और पाई गई है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो कालीबंगा में पाई गई है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और लोथल गुजरात में है। और ये रोपर पंजाब में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो कालीबंगा में पाई गई है। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। आप साथ साथ ही रिपीट करिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट भी इसको लेते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? तो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा क्योंकि सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला, कला या व्यापार या पशुपालन? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगर योजना और वास्तुकला थी। ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में से किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? यानी सुमेर से जो प्राप्त अभिलेख हुआ है उसमें से किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो वो मेलुहा सभ्यता का कहा गया है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो वो मेलुहा सभ्यता को कहा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेलुहा सभ्यता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का कौन सा सिंधु का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। तो आप ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लोथल स्थित है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोथल जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखिएगा लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा, आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आप ये क्वेश्चन जरूर ही याद कर लीजिएगा।
ये सब सारे ही VVI क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन और पूछे गए हैं भी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रापी नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कालीबंगा स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको हमने पहले ही बताया था, सिंधु घाटी निवासियों का जो था वो लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था या रंगपुर था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। तो आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग या नवपाषाण युग या लौह युग या कांस्य युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग सभ्यता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि इसी समय कांसा जो होता है, मतलब बर्तन वगैरह आप देखे होंगे कांसा का होता है, तो इसी समय कांसा का सब मतलब कांसा का खोज वगैरह किए थे टीन में, और इसमें टीन में मिला के और इसको मतलब कांसा बनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है, और इसी समय जो कांस वगैरह का खोज हुआ था, तो इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। आप इसको स्क्रीनशॉट या आपको इसको ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या लोथल से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं, या स्नानागार वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो राखालदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले हैं वो 1921 में मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो 1921 में मिले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये सारे क्वेश्चन भी आई है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन ही मतलब बार बार पूछा जाता है दोहरा के, और कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, और ये सब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका सारा एक क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाने वाला है इससे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या लोथल से? तो ये जो शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा जो है वो है गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा गुजरात में है, ये भी गुजरात में ही है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये भी गुजरात में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ये साहित्य नहीं आता है, अभिलेख नहीं आता है, सिक्का नहीं आता है, या भग्नावशेष नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत जो नहीं आता है वो साहित्य नहीं आता है, क्योंकि साहित्य जो पुरातत्व जो मिट्टी से दबा हुआ प्राप्त होता है उसको ही हम पुरातत्व कहते हैं। तो मिट्टी में जो साहित्य वगैरह या किताब वगैरह जो दबा होगा तो वो मतलब तो नष्ट हो गया होगा, तो वो सब तो मिल पाएगा नहीं, मिला पाएगा। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब तो आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं।
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता, क्योंकि अभिलेख वगैरह जो पत्थर पे या तो लिखा होता था, तो ये सब तो मतलब मिट्टी से मिल भी जाते, सिक्का वगैरह भी प्राप्त होते थे, मतलब ज़मीन के अंदर से। भग्नावशेष वगैरह, बर्तन, भग्नावशेष को ही बर्तन वगैरह बोलते हैं, मतलब जो इस्तेमाल हड़प्पा के लोग करते थे बर्तन वगैरह, तो उसको हम भग्नावशेष भी कहते हैं। तो बर्तन वगैरह भी हम प्राप्त होते थे, लेकिन साहित्य प्राप्त नहीं होते। तो आप ध्यान रखिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब है वो मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो का किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। लेकिन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और दयाराम साहनी जो हैं वो हड़प्पा का खोज किए थे। दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किए थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आदि ऐतिहासिक काल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इसको नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिएगा, ये याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, लोथल भगवा नदी के किनारे है। आज का लिए बस 28 ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका अगला सीरीज भी आएगा पार्ट 2, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लगभग मतलब 50-60 क्वेश्चन होंगे, इसमें से मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब इतना क्वेश्चन जो कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपका पक्के हो जाते हैं। तो आप जरूर कर लीजिएगा इसको, और इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, और उसमें सारा एक मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम ऐड कर देंगे। और वो जो कर लेते हैं तो आप मतलब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, देख के लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम दे देंगे नेक्स्ट चैप्टर का, या प्लेलिस्ट हम बना देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और